भी आज आंदोलन लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उसके लबों पे भी एक ही नारा होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सरकार जो कानून बनाया सरकार ने, उसकी धारा नंबर 8, बी और 9 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसान की जमीन ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे और उस जमीन के ऊपर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के तहत क्रेडिट ले सकता है। सरकार ने चालाकी ये की है कि लोन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया है। अब समझने की बात संदीप जी ये है कि हमारे देश में किसी भी स्कीम के तहत जब लोन लिया जाता है तो वो किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर लिया जाता है। यहाँ पे जो गारंटी होगी वो किसान की जमीन होगी। किन्हीं धाराओं में आगे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने पे या तो वो स्पॉन्सर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के किसान की जमीन एज लौटा दे, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसान के नाम हो जाएगा। यहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कर्ज होगा वो भी किसान के गले की फांस बन जाएगा। यदि सरकार की नीति और नीयत साफ है तो सरकार उसमें एक बात लिख देना बिल्कुल क्लियर कट कि भाई किसान की जमीन पे किसी भी तरह का लोन नहीं लिया जा सकता, किसान की जमीन पे किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं ले सकते। यदि नीति और नीयत साफ है तो सरकार लिख दे इस बात को। ये बातें आपने बताई नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, कोई बताता ही नहीं है, बस इतना कह देता कानून काला, कानून काला, इसको हटा दो। संदीप जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, हमारे सभी नेताओं ने सेक्शन वाइज बताया था। मैं आपको 1-2 मेन पॉइंट बता देता हूं। जो पहला है प्राइवेट मंडी वाला, उसमें आपका एक सवाल था कि भाई बाहर टैक्स नहीं लगेगा, अंदर टैक्स लगेगा। ये बात समझने की है कि 2-3 साल तक जो प्राइवेट मंडियां होंगी वहां पे एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा व्यापारी देंगे, लेकिन जब उनकी मोनोपोली हो जाएगी तो वो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जैसे जियो और बीएसएनएल के केस में हुआ। जियो ने शुरुआत में तो बहुत कम रेट पे दिया, लेकिन जब उसकी मोनोपोली हो गई तो आज वो आम जनता का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। आप इसी बात को देखिए, जो ये कानून है ये मुक्त बाजार नीति के तहत बनाए गए। यही नीतियां आज से 2 या 3 दशक पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आई थी। वहां का हाल क्या है? अमेरिका में ये नीतियां लागू होने से पहले किसी भी कृषि उत्पाद के फाइनल रिटेल प्राइस का 40% फार्मर्स की जेब में जाता था, लेकिन अब मात्र 15% जाता है। अमेरिका में 867 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देता है अमेरिका, 42 लाख रुपए एक किसान को। भारत में किसान को ये तथाकथित सब्सिडी के रूप में 15,647 रुपए मिलते हैं। कनाडा में 11,44,000, जापान में 7 लाख की सब्सिडी है जी। तो संदीप जी मेरा यही सवाल है, यदि ये मुक्त बाजार की नीतियां इतनी अच्छी होती तो जैसा आपने बताया ये वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश इतनी भारी भरकम सब्सिडी अपने किसानों को क्यों दे रहे हैं? बिहार में 2006 में एपीएमसी मंडी सिस्टम समाप्त किया गया। बिहार का क्या हाल है? 42,000 रुपए सालाना आय है, 3,500 रुपए कमाता है बिहार का किसान हर महीने जी। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पे बिहार के किसान भाई आज मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं। नहीं, हम मुद्दे पर रहते हैं। आपने 2 पॉइंट्स का काउंटर दिया है और ये बातें आपने समझाई। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने ये बातें रखी तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उनका क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं, अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं, वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते, वो बातों को घुमाने लग जाते हैं। जैसे हमने एक बार पूछा कि भाई एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 2B के पैरा नंबर 2B में लिखा है सरकार ने कि यदि जो हॉर्टिकल्चर के कृषि उत्पाद है उनका दाम 100% बढ़ा और अनाज का दाम 50% बढ़ा तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन सिर्फ किसानों पे, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे नहीं लगेगी, यानी कंपनियों पे नहीं लगेगी। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि जी आप एफसीआई को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई एफसीआई के ऊपर कर्ज 4 गुना बढ़ गया। 2016-17 से आपने एफसीआई को आवंटन नहीं किया है जो बजट में होना चाहिए था। ये देखिए, यहां दर्शकों, ये जो बातें अभिमन्यु कोहाड़ कह रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। पिछले 72 दिन में लगातार एक नैरेटिव बना है देश में कि कानून, ये किसान जो है ना ये तो भोले हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो गंवार हैं, कानून की पेचीदगियां कहां समझ पाते हैं, किसी ने बहका रखा है। अभिमन्यु कोहाड़ ने हर सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज बताकर 3 अहम मुद्दे उठाए हैं जो सरकार के सामने भी उठाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसान जानते नहीं है कि कानून में क्या है। इनकी इंटरप्रिटेशन, मैं फिर जिम्मेदारी से कहूंगा, वो अलग हो सकती है।
हो सकता है ये भयभीत हैं, हो सकता है ये घबराए हुए हैं, पर कानून इन्होंने बाकायदा पढ़े हैं और उन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हो रही है कि किसानों को कुछ समझ नहीं आता, जो यहां दिल्ली में खरीफ रबी की फसल का फर्क नहीं जानते और बाजरा और गवार के फर्क नहीं जानते, गेहूं और धान की फसल कौन सी होती है और कब होती है ये नहीं जानते, वो बहुत जल्दी इन चीजों पर एक्सपर्ट्स के तौर पर कमेंट भी देने लगते हैं। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर जो ये कह रहे हैं, देखिए कि जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही बात अखिलेश प्रताप सिंह ने कही और अभिमन्यु कोहाड़ ने भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, लोन नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी दुहाई दी जाती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जी पेप्सिको लेज बनाती है, आलू की कंपनी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, अब वो आलू खरीदती है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई गुजरात में 9 किसान 1-1 करोड़ का उन पर दावा ठोक दिया कि हमने तो आपको बीज दिया था, आलू हमें देना था, वो कहीं बाहर बेचने चले गए। 1-1 करोड़ 9 किसानों पर 9 करोड़ का संदीप जी दावा ठोक दिया। संदीप जी, किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है और खासकर शुगर केन का हम लोग लेते हैं, शुगर केन में ये ठीक है कि जो शुगर मिल है वो अपने ऊपर क्रेडिट लेता है, गन्ना के ऊपर नहीं है। गन्ने के लिए तो अलग से सहकारी जो बैंक है हमारे, वो फसल को, वो 3,500 करोड़ का तथाकथित राहत पैकेज भी किसानों के लिए नहीं था, वो मिलों के लिए था। मिल जो है उस पर लोन लेता है। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी बहुत सारे जो पुरानी समस्याएं हैं, देखिए इस